प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जिनको कराने जा रहा हूँ, और ये टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इनको कर लिए तो किसी का बाप भी आपको फेल नहीं कर सकता, समझ गए ना आप। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सार्थक अधिगम की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा कौन सी देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बताइए इसमें क्या होगा। तो शारीरिक दंड ये तो आप कर नहीं सकते, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ शारीरिक दंड नहीं दे सकते। जब से समावेशी शिक्षा आ गई है तब से आप शारीरिक दंड ये सब नहीं कर सकते। तुलना ये भी नहीं कर सकते आप। तो बचे क्या? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो दूसरा और तीसरा, तो इसमें दूसरा और तीसरा ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। अब बताइए आप कि किस प्रकार से एक शिक्षक बच्चों को जो जटिल समस्याएं बच्चे की हैं उन्हें सरल कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके, ठीक है, एक व्याख्यान दे करके, या फिर प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। और फोर्थ ऑप्शन है क्या है कि बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। बताइए क्या होगा इसमें? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसमें व्याख्यान दोगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। व्याख्यान से कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए ना आप। अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा करके, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सबसे सही होगा। व्याख्यान नहीं दे सकते, अवसर की व्यवस्था, बार बार यांत्रिक अभ्यास, ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव है, ये कट जाएंगे। उसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। बताइए। तो बच्चों को सह जानभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करने, या फिर प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, ठीक, या फिर क्या है कि केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, या फिर गलत उत्तरों को स्वीकार करके एवं दंडित देकर। तो इसका जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए जरा, पता है आपको? तो तीसरे का इसमें हो जाएगा फर्स्ट आंसर, क्योंकि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके आप कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो प्राथमिक आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले होता है हमारा परिवार, ठीक, और द्वितीयक में क्या आ जाएगा? इसमें हमारा विद्यालय आएगा। इसमें क्या आएगा? विद्यालय। ठीक है, फिर है पांचवा क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं तीव्रता तीव्र गति से घटित होगी। बताइए। यानी कि जब हमारा शरीर का विकास होता है तो सबसे तेज कब होता है उसका विकास? कह रहा है कि किशोरावस्था में होता है, प्रारंभिक शैशवावस्था में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में होता है, या फिर मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो है
सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो शैशवावस्था में ही होता है। तो इसका यही होगा राइट आंसर। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें कह रहा है कि विकास का सिद्धांत नहीं है। तो क्या कह रहा है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। गलत करते हैं प्रभावित। विकास जीवन पर्यंत है, सही है। विकास परिवर्त्य होता है, सही है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, एकदम सही बात है। तो ये हो जाएगा गलत आंसर। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो प्राथमिक कारण क्या है बताइए आप। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संदेश या जन्मजात विशेषताएं, या फिर पर्यावरण प्रभाव। बताइए इसका क्या होगा। तो इसका देखिए आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में कह रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। बताइए इसमें कौन सी पद्धति प्रभावशाली है उसको जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए। तो जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, गलत, ये नहीं कर सकते आप। अलग थलग तो करना ही नहीं, समावेशी शिक्षा इस समय चल रही है तो बच्चों के साथ ये सब नहीं कर सकते आप। जेंडर पक्षपात बारे परिचयता, हाँ ये सही लग रहा है। जेंडर विशेष भूमिकाओं को महत्व देना, नहीं ये भी नहीं कर सकते। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, नहीं ये भी नहीं कर सकते। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो बताइए किसने दिया है महत्व। लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जॉन बी वाटसन ने, लियो वाइगोत्स्की ने, या फिर जीन पियाजे ने। तो आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी, जहाँ पर भी ये सामाजिक शब्द है और ये सांस्कृतिक, तो सामाजिक और सांस्कृतिक ये दो शब्द कहीं भी मिल जाए आपको तो 99% चांस ये होता है। आँख बंद करके लियो वाइगोत्स्की लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा के अर्जन एवं विकास, ठीक है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। बताइए, भाषा के अर्जन के लिए और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो किशोरावस्था होगी, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य नहीं होगी, किशोरा भी नहीं होगी। ठीक है, तो 10वें का जो है ये तीसरा हो जाएगा, जन्म वाली भी नहीं होगी। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, 11 इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो कौन सी इसमें नैतिक विकास की एक अवस्था है। ठीक है, तो उद्योग बनाम अधीनस्थ व्यवस्था, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा 11वें का थर्ड, ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो जब
लड़कों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है लड़कियों की तुलना में, तो ये जेंडर वाली चीज़ें हैं जिसको जेंडर बायोस कहते हैं। तो जेंडर समरूपता तो होगी नहीं, ठीक है, जेंडर पहचान भी नहीं होगी, जेंडर संबद्धता भी नहीं होगी, तो ये जेंडर पक्षपात होगा, ये सबसे बढ़िया आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 13, हाँ 13 क्वेश्चन नंबर। तो 13 क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, बताइए। प्रबलन है, स्कीमा है, अवलोकन है या अनुबंधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा, ठीक है। फिर है 14 क्वेश्चन नंबर, कहते हैं जिन सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज्मा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़ा, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस से संबोधित करते हैं। कह रहा है कि वाइगोत्स्की इसे किससे संबोधित करते हैं, बताइए। वो इन्हें आत्मकेंद्रित वार्ता कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, या जोर से बोलना कहते हैं, या पाड़ा कहते हैं। तो जो लियो वाइगोत्स्की हैं इसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पर पूछ लिया होता जीन पियाजे, तो जीन पियाजे जो है इसे आत्मकेंद्रित कहते हैं, ठीक है, आत्मकेंद्रित। फिर है कि 15 क्वेश्चन नंबर है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किससे संबंधित उदाहरण है, बताना है आपको ये किससे संबंधित उदाहरण है। तो ये हो जाएगा पाड़ा, ये सहयोग देना, जिसकी बच्चा साइकिल नहीं चला पाता है, आप उसको साइकिल चलाने के लिए उसको पकड़ के सिखा देते हैं, तो वो होता है पाड़ा, ठीक है। फिर है कि 16 क्वेश्चन नंबर है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में विशेषित है, बताइए इसमें क्या होगा। प्रतीकात्मक खेल, विचारों के अनुक्रमणिकता, परिकल्पित निगतात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, या संरक्षण कक्षा समावेशन, ठीक है, या फिर अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। तो संरक्षण वाला ये जो है ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। रिपोर्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इसका रिपोर्ट कार्य में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण पर अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, या विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, बताइए क्या होगा इसका सबसे सही आंसर। तो रिपोर्ट कार्ड को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ये नहीं करना है, विद्यार्थियों के श्रेणी निश्चित नहीं करना है, विद्यार्थियों के प्राप्तांक नहीं, इसका होगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, ठीक है, बुद्धि के बारे में सही है। तो क्या कह रहा है कि बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानवीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एकात्मक कारक तथा एकांकी विषयक है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा।
तो बुद्धि देखिए क्या होती है, ये बुद्धि जो होती है बहुआयामी, इस चीज़ को ध्यान रखिए, बुद्धि बहुआयामी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बुद्धि बहुआयामी होती है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? बताइए, किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचार, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना, व्यवहारिक सिद्धांत या अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, ठीक है, या फिर ये होगा अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं वंचित समूह से, तो उनके साथ में जब सहभागिता नहीं होती तो एक शिक्षक के तौर पर उसे क्या करना चाहिए? उसे तो फर्स्ट ऑप्शन है कि उसे अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके ढूंढने चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए नहीं, ये सब नहीं कह सकते आप। बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए थोड़ी ना कह सकते हैं, आपके ऊपर केस हो जाएगा, बस सही हो जाओगे। तो स्कूल छोड़ने के लिए ना कहना। तो अगला है कि इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते आप एक टीचर हैं और आप जैसा है उसे स्वीकार कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं। चौथा ऑप्शन है कि इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करने के लिए कहें, नहीं ये भी नहीं कह सकते। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाला है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, अपनी शिक्षण पद्धति में विचार करना चाहिए और बच्चे की सहभागिता में सुधार करने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए, सबसे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो सक्रिय रूप से तैयार करिए, ठीक है। फिर है कि पठन वैफल्य, ठीक है, बच्चे के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? मतलब जो बच्चा पढ़ने में वैफल्य है, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान अविकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित, ये धारा प्रवाह पढ़ने में क्षमता। तो ये होगा इसका सही आंसर। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 24, जिसमें क्या कहा जा रहा है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? बताइए, संबंधित है, पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है या सन्निहित है? बताइए क्या है? तो ये क्या है बताइए? संबंधित है, पूर्णतया अलग है या फिर सन्निहित है? ये सन्निहित है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है या अनुबंधन द्वारा अर्जित है? तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए
गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। हाँ, काफ़ी हद तक ठीक है। बच्चे के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, नहीं ये सब नहीं करेंगे आप, ठीक है। फिर थर्ड है क्या कि बच्चों को दंडित करना, नहीं मारपीट तो आप सकते ही नहीं कभी भी बच्चों को। जब से शिक्षा का अधिकार समावेशी शिक्षा इस समय चल रही है तो मारना पीटना है ही नहीं, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। ये भी नहीं है ऐसी बात। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा तो आपको देना क्या होगा, इसका सबसे बढ़िया आंसर 26 का क्या होगा, 26 का यहाँ पर सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है 27 क्वेश्चन नंबर। इसमें है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, या फिर यंत्रवत याद करना। बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो बच्चों देखिए अनुभव जो बच्चे के होते हैं उसको आप प्राथमिकता देंगे प्रमुखता से, तो ये आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्थान एवं संस्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों में अनुबंधन है। बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। जो 28 होगा क्वेश्चन नंबर, तो इसमें ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि अधिगम सक्रिय योजना के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को यह स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम है? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें क्या कह रहा है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करने का प्रभाव पड़ता है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। बताइए तो जो 30 है इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, बताइए ज़रा। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन वो होगा अधिगम में बच्चे की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। समझ गए ना आप, तो इसका ये होगा। अब अगर आपने इन 30 के 30 क्वेश्चनों में से अगर आपने 25 कर लिए हैं तो ये सीटेड जो होने वाला है 31 जनवरी को, ये किसी का बाप भी आपको पास करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। ओके।